Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. So, Harvard, the US administration says no more international students. तो आप लोग अगर सब चैनल में जुड़ रहे हैं पहली बार तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों को चैनल के बारे में बताइए, हम लोग को सपोर्ट भी करिए और हमारे गुरुकुल कोर्सेज में जुड़िए। वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप में और भारत में हर जगह अवेलेबल है। सम आर ऑनलाइन, सम आर इन पर्सन। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप उनका स्केड्यूल्स देख सकते हैं। आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट भी है और स्पेशल टॉपिक भी है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उसका फ्यूचर। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम रश्मि सावंत। नमस्कार। नमस्ते आदित्य जी, सो नाइस टू बी बैक ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। आपके पीछे के पिक्चरों ने लोगों को बड़ा मंत्रमुग्ध किया है। आपने कमेंट्स भी देखे होंगे। I have nothing to do with it. It's all my parents. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो रहा है धीरे धीरे वेस्ट में। हम देख रहे हैं कि प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, उनकी क्रेडिबिलिटी वेस्ट में, भारत में तो पहले से खत्म थी, वेस्ट में शुरू हुई है। तो भारत के जितने भी लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, सबकी डिग्री या तो ऑक्सफोर्ड से हुई थी, या कैम्ब्रिज से हुई थी, या हार्वर्ड से हुई थी, या येल से हुई थी। Why this suddenly इनका they are out of fashion now? क्या हो गया इसमें ऐसा? Well, आदित्य जी, I think कुछ राइट विंगर्स की भी है डिग्री ऑक्सफोर्ड से, जैसे मेरी। तो I think it's very unfair to say कि सारे लेफ्टिस्ट ही वहां जाते हैं। हालांकि हमें सोशल साइंस नहीं किया है, वहां से इंजीनियरिंग करी है, so it's a more noble pursuit in my opinion. But I think, I mean, the political मैं रोमिला थापर की बात कर रहा हूँ और उन लोगों की डी लिट ऑक्सफोर्ड, डी दिस डॉक्टरेट इन दिस इन ऑक्सफोर्ड। पता नहीं इन लोग के पास लाइक 15 तो डिग्रीज हैं, कोई जॉब कर देगा इन लोगों को? नहीं, बस एक्चुअली क्या हुआ कि जब डेंग शॉपिंग और गॉर्बेचेव रेस्पेक्टिवली इन रशिया एंड चाइना रियलाइज्ड कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म से जिंदगी नहीं चलने वाली है और राजनीति भी नहीं चलेगी। लेट्स फेस इट, राजनीति जो कम्युनिस्टिक सोशलिस्टिक राजनीति जो चाइना और रशिया में चल रहा था, उसे मिडिल क्लास सपोर्ट करती थी। उनकी जो सबसे बड़ी वोटर बेस थी वो मिडिल क्लास थी। फिर मिडिल क्लास को भी लगने लगा, मतलब काफी सारे डेकेड्स हो गए, मिडिल क्लास ने रिजेक्ट कर दिया। मिडिल क्लास को लगा कि ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म से नहीं चल रहा है देश, so they rejected the idea of socialism and communism in their particular countries. And Deng Xiaoping and Gorbachev, respectively, in their two separate countries, they said कि enough is enough. Let's change the way the politics or the laws are crafted in these countries, and they moved to capitalistic way of doing business. Although they, it's like कि आपने जो एक गिफ्ट है अंदर कैपिटलिस्टिक है, पर आपने गिफ्ट रैप आपने कम्युनिज्म का करा हुआ है, तो they didn't overtly get rid of communism. So they have, communistic leaders, communistic symbols, but they do not follow communism in letter or principle or even less. So there's absolute no essence of communism left either in China or Russia. तो ये जो सारे कम्युनिस्ट थे, सो कॉल्ड बिग इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने अपनी सारी मतलब पूरी पूंजी कम्युनिज्म पे बनाई थी, दे हैड टू गो समवेयर, दे हैड टू फाइंड अ न्यू होम, क्योंकि ये तो पैरासाइट्स हैं, सो दे नीड समथिंग टू कॉन्स्टेंटली गेट देयर thing out of. So they went to universities. They went to, universities in Europe. They went to universities in America, and they captured the academia. And I would like to focus more on academia to certain fields like, humanities, social sciences. So everything from law to study of humanities to journalism, all of this was largely captured there, because science, as we know, is a pursuit of evidence-based, theories and principles. So they couldn't do much here. So they sort of took over these areas. And slowly they were able to affect regime change in different countries based out of academic brainwashing that they did of youngsters. So basically, अगर आप एक पूरे जनरेशन को ब्रेन वॉश कर दोगे, when they become the major voting population, then they're obviously going to bring about regime change and support principles which are being proponed by their
educational institutions. So what I think Trump has realized is that, you know, Democrats survived for as long as they did, and they were able to push the far leftist ideologies in the recent years just because they have backup by means of academia, which consistently supply the American electorate with a new batch of freshly brainwashed voting youth, voting population, which believes in anything that's said, from gender politics to so on and so forth. So they were able to keep pushing the line more to the left because उनको वो एक क्या कहते हैं, एक तरह से उनको एक क्या कहते हैं, एक श्योरिटी था कि हम कुछ भी कहेंगे हमारे पास बैकअप है। इसी सोच के बच्चे वोटर पॉपुलेशन एंटर कर रहे हैं क्योंकि एकेडेमिया में हमारी जो है वो सॉलिड बैकअप है। तो वो एक पूरा क्या कहते हैं, एक सिचुएशन बना है अभी। तो मुझे लगता है कि जो ये क्रैकडाउन ऑन एकेडेमिया चल रहा है, जिससे हालांकि घाटा तो अमेरिका का ही होने वाला है, पर ये मुझे लगता है कि इसी दिशा में चल रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज में आज की डेट में ना पढ़ाई होती है ना लिखाई होती है, बस एक्टिविज्म होता है, दिन रात एक्टिविज्म चलती है और क्या कहते हैं, एक तरह से ब्रेन वॉशिंग चलती है। क्लासेस में ब्रेन वॉशिंग चलती है कि आपके ये आइडियाज होने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए। तो वो एक तरह से ब्रेन वॉशिंग होती है और उसके अलावा ये बच्चे उसी को लेके अपने कैंपसेस पे उसकी टेस्टिंग करते हैं और बाहर आके उसे एक क्या कहते हैं, बड़े तरीके से उसे पुश करते हैं। तो ये एक दिक्कत है और दूसरी दिक्कत ये है कि ये एक ऐसी पॉपुलेशन को भी जन्म दे रही है जो कुछ फंडामेंटल रिसर्च नहीं कर सकती है। पहले की डेट में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड इतनी सक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म इतना बढ़ा नहीं था और बच्चे एक्चुअली पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे, जिससे अच्छा रिसर्च, अच्छा काम होता था, जिसके दम पे उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो, उस यूनिवर्सिटी की एक सैंक्टिटी हो, वो बनी रहती थी। आज की डेट में उनके ग्रेजुएशंस हो, उनके डे टू डे क्या कहते हैं दिनचर्या हो, उसमें एक्टिविज्म के अलावा क्या चलता है? हर आए दिन आप देख सकते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो एक आईवी लीग माना जाता है, वहां पे बच्चे पैलेस्टाइन का झंडा पकड़ के अपने क्या कहते हैं, सारे लॉन्स पे उन्होंने टेंट लगा दिया है, क्लासेस जाना बंद कर दिया है। उन्होंने जो अलग अलग हॉल्स हैं उनके, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वहां पे कब्जा कर दिया है, वहां पे इनफैक्ट चीजों को लॉक कर दिया है, वैंडलिज्म करते हैं, यही करते हैं। अपने ग्रेजुएशन डे पे अपनी डिग्री लेने से ज्यादा वो स्टेट से ये चिल्लाते हैं कि फ्रॉम दी रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री, यही चिल्लाते हैं ये लोग। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ जा रही है? तो आई थिंक इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली भी ये जो यूनिवर्सिटी की पर्पस है, इसे हाईजैक किया गया है, जिसकी वजह से इन यूनिवर्सिटीज की रेलेवेंस भी कम होती जा रही है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे ऐसा लगता है और मैंने बहुत लिखा भी इसके बारे में कि ये सारी यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी ताकि यूरोपियन एंग्लो सैक्सन कल्चर को काफी ऊंचा दिखाया जाए, पहली बात। तो वहां पे फ्रीडम और ये सब बड़ी बड़ी बातें रखी गई और बनाई गई थी इंडोक्ट्रिनेट फॉरेन स्टूडेंट्स को, ताकि ये लोग अपने देशों में वापस जाएं और कॉलोनियल और फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करें, क्योंकि जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां पे अमेरिकन एजेंसीज घुस जाती हैं। तो यूनिवर्सिटीज को बनाने का पर्पज ही ये था कि कॉलोनियल सिस्टम को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं अमेरिका में और ब्रिटेन में कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं होती, इतना खुली छूट नहीं होती कहीं पर भी। रूल ऑफ बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, लेकिन बोला जाता है अपना वोट दो या डोनेशन दो और चुप बैठो और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या अच्छा है। दैट्स अ क्लासिकल केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, जो ये लोग बार बार बात करते हैं, टोटली। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लेफ्टिज्म की बात करते हैं इतना ज्यादा, वो तो कार्ल मार्क्स था, वो तो कैथोलिक था और वहां से आया है मतलब वो पूरा लेफ्टिज्म या कम्युनिज्म, जो भी आप बात करें, लिबरलिज्म। और जब आप हाँ बोलिए प्लीज। आदित्य जी, आई थिंक आप जो ये बात कर रहे थे कि एंग्लो सैक्सन कल्चर कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाना, आई थिंक आई वुड गो बैक टू एब्राहमिक कल्चर कि इन्होंने धर्म बढ़ाने के लिए ये करा। क्योंकि अगर आप ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री देखोगे, करेक्ट, जो 9वीं 10वीं शताब्दी में इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को खोला, तो मैंने इस पे नहीं अपना पूरा वो मत बढ़ाने से ही तो कॉलोनियल बढ़ता है। आप कोई भी कैथोलिक कंट्री देख ली।
हिंदू इन ऑक्सफोर्ड जो मैंने अपनी किताब लिखी, इसके लिए मैंने हाँ, बहुत इस पे रिसर्च किया था। हाँ, उन्होंने वो पूरी यूनिवर्सिटी इस रीजन से खुली कि वहां पे रिलीजियस एजुकेशन ये लोग इम्पार्ट करेंगे। इट वाज अ करेक्ट। कलेक्शन ऑफ कैथोलिक, क्या कहते हैं, मोनेस्ट्रीज, अब हाँ, जहाँ पे प्रीस्ट्स और बिशप्स अच्छा पढ़ाते प्रोटेस्टेंट थे। नहीं है, प्रोटेस्टेंट नहीं है ऑक्सफोर्ड? प्रोटेस्टेंट नहीं थी तब, अच्छा, तब तो नहीं थी। अच्छा मैंने इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग तो इन्होंने पढ़ाने के लिए शुरू किया था, तो पूरी हिस्ट्री है। तब क्या हुआ था, तो इसका आधार ही धर्म है। आज भी अगर आप देखेंगे, ऑक्सफोर्ड एक छोटा सा, क्या कहते हैं, छोटी सी एक विलेज है, आप तो जानते हैं, आप विलेज गए है। होंगे। हाँ, हाँ, बट अगर मैं एक, क्या कहते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए अगर मैं एक डिस्क्रिप्शन बनाऊंगी, तो एक छोटा सा ही गांव है। छोटा मतलब करेक्ट। इंडिया का गांव बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में। हुँ, तो कितना छोटा है, कैसे बताऊं मैं। 5 मील की रेडियस में पूरी, क्या कहते हैं, सिटी खत्म हो सिटी जाती है, खत्म ऑक्सफोर्ड हो जाती खत्म है। हो जाती है 5 मील की रेडियस में। तो इतनी छोटी जगह में हमारे 45 कॉलेज हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 45 कॉलेजों में बटा हुआ है, और 5-6 हमारे हॉल्स हैं। आप बोलो कितने चर्चेस होंगे? होगा एटलीस्ट 500 तो होंगे। हर कॉलेज में एक चर्च है, एक से ज्यादा चर्च है, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट चर्चेस भी हैं। तो वहां पे जगह कम है, पर उससे ज्यादा चर्चेस है। जितनी मतलब कम जगह है, उससे ज्यादा वहां पे चर्च है। हर पर्क पे आपको एक चर्च मिलेगा, और नहीं, ऐसा अगर चर्च आपको समाज में अगर अभी सिर्फ, एक बार समाज में, सॉरी मैं आपको काट दिया, मैं नहीं मजाक में नहीं, बोल रहा हूँ। समाज में गरीबी लानी है ना, चर्च खोल लो गाँव में। तो इतने सारे चर्चेस है, वो भी भव्य चर्च जो इन्होंने कॉलोनियलिज्म के पैसे से बढ़ाए। तो वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी सबसे पुराना, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। और वहां पे आज भी जब वो रिलीजियस स्टडीज सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं कि अर्थ इज फ्लैट। और कोई उनका उपहास नहीं उड़ाता है कि आप तो मूल, मतलब क्या कहते हैं, मूल निवासी सोच वाले हो, ऐसे कोई नहीं कहता है, क्योंकि उनके पास दुनिया की 50-60% वेल्थ है इसे बैकअप करने की। तो जहां पैसा है, वो कुछ भी कहे, वो कहे कि मतलब अर्थ इज फ्लैट, तो भी उसको सलामी ही ठोकेंगे। जबकि हम कह रहे हैं कि भूगोल है कब से, मतलब एक तरह से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन हमने भू को गोल ही बोला है, फिर भी हमें बैकवर्ड, हमें पेट्रियार्कल, हमें ये वो, क्या कहते हैं, अंधविश्वास वाले लोग, ऐसे बोला जाता है। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, द पैराडाइम। बट और एक बात है आदित्य जी, ये यूनिवर्सिटीज कोई खास यूनिवर्सिटीज नहीं थे। ऑक्सफोर्ड भी एक बहुत ही मतलब एवरेज सी यूनिवर्सिटी थी। किंग हेनरी द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, उसे ये एम्बिशन था कि मुझे इसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाना है। तो उसने 300 साल तक एक बैन लगाई थी, जो 300 साल बाद हटी। मतलब उसने बैन शुरू किया था कि यूके, ब्रिटिश सिटीजन्स जो है, इंग्लैंड के जो सिटीजन्स है, वो बाहर नहीं जा सकते पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तब उस टाइम पे जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी था, वो पेरिस की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और सब लोग वहां जाते थे। तो इन्होंने एसेंशियली बैन लगाया 3 सेंचुरीज तक, फॉर ओवर 3 सेंचुरीज, की आप बाहर जाके नहीं पढ़ सकते। इसी चक्कर में ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 बना है। और आज की डेट में भी जो ये सब रैंकिंग सिस्टम होता है, टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, ये सब जीरो सम गेम है। इन्होंने ही रूल्स बनाए हैं ताकि कुछ भी हो, ये नंबर 1 आए। कल को मैं पहले मतलब, क्या कहते हैं, निशाना रख के निशाना नहीं साधते हैं ये लोग पहले मतलब, एक, क्या कहते हैं, एक डार्ट को थ्रो करते हैं, वो जहां पे जाके लैंड होती है, वहीं पे जाके एक निशाना बनाते हैं। तो इनका ऑपोजिट चलता है। हम लोग ऐसा होता है कि निशाना देख के हम निशाना साधते हैं, ये लोग पहले अपना खींच लेते हैं, उसके बाद वो जहां लैंड अप हो वहां पे निशाना साधते हैं। तो अगर आप बुनियाद देखना चाहेंगे यूनिवर्सिटीज की, लाइक हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनके बुनियाद ही मतलब काफी, क्या कहते हैं, इट्स वेरी शेकी। इनकी बुनियाद कोई स्ट्रॉन्ग एथिक्स पे बनी नहीं है। ये बने ही ऐसे हैं, लूटपाट के पैसे से। और ये नंबर 1 भी इसीलिए बने हैं क्योंकि उसके रूल्स उन्होंने बनाए। 300 साल तक इन्होंने बैन लगा दी। ऐसे मतलब, क्या कहते हैं, दुष्टता से ऊपर आए हैं ये लोग, दूसरों को कुचल कुचल के। जबकि अगर आप नालंदा की बात करो, तक्षशिला की बात करो, वो भव्य इसलिए हुआ करती थी क्योंकि वहां पे इतनी विद्या थी, इतनी मतलब उस लेवल पे रिसर्च हुआ करता था। और जब उनके लाइब्रेरीज को जलाई गई, तो 6 महीनों तक मतलब वो जली। यहाँ पे तो, अगर आप यहाँ पे ऐसी कुछ होती, तो चर्चेस उतने समय तक ये होते, पर लाइब्रेरीज में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि लाइब्रेरीज में हालांकि इतना कुछ है नहीं। तो फंडामेंटली अगर आप इन चीजों को एनालाइज करोगे, अगर आप
जो गिफ्ट रैपिंग है, गिफ्ट रैपिंग को हटाओगे, तो आपको एक सिस्टम मिलेगा जो मतलब चोर, लूट-पाट, चोरी और क्या कहते हैं ना, जो जिसमें कोई नियत नहीं है, उस चीज़ से बनी हुई है। तो ऐसी चीज़ कब तक मतलब क्या कहते हैं, इसकी एक लॉन्जेविटी होगी? तो बस यही हो रहा है। पर क्या करें, मतलब भारत में और बाकी जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ रहे हैं, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है कि हमें एक भ्रम होता है कि जब तक आपके पास बाहर की डिग्री ना हो, तब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है। जैसे मेरे दिमाग में भी ये था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि मुझे तो एक फॉरेन डिग्री तो होनी चाहिए, इसलिए मैं ऑक्सफोर्ड गई और मुझे वहाँ जाने तक यही लगता था कि ये तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दूर से तो आपको सिर्फ पैकेजिंग दिखता है ना, आप उसे हटाएँगे तभी आपको अंदर की सच्चाई दिखती है। तो वहाँ की जो एक्सपीरियंसेस थे, वहाँ जो चीज़ें हुई, उससे पता चला कि इन्होंने बस अपने आप को नंबर 1 बताया, क्योंकि जो चीज़ इन्हें नंबर 1 बनाती है, वो उन्हीं की लिखी हुई है। यही लिखते हैं कि नंबर 1 कौन है, तो अपने आप को नंबर 1 मतलब मार्क्स देते हैं और बाकी सबको ये लोग औकात अनुसार नंबर और रैंकिंग देते हैं। सतोलॉजी की तो मार्किंग निकलेगी तो मैं इनको 0 नंबर देने वाला हूँ। जी। तो ये है। तो मुझे एक लगता है कि हाँ, धर्म के एक आधार पे ही है। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि ये सभी लोग जो हैं क्रिश्चियनिज़्म को फैलाने के लिए लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया नोटिस दिखाया, ट्रम्प ने बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बंद करिए। तो अब जो है एक नया ट्रेंड चल रहा है, ट्रम्प हार्वर्ड अपोज़ भी कर रहा है, कितना करेगा अभी हम लोगों को मालूम ही है। ये सक्सेसफुल होगा क्योंकि ट्रम्प को पैसा देंगे तो बोलेंगे इट्स अ ग्रेट डील, ट्रम्प मान जाएगा। ये कॉमेडी है पश्चिमी देशों का। टेल मी वन थिंग कि जब आप उधर ऑक्सफोर्ड में थे, तो आपने ऐसा क्या देखा जो लगा कि ये एंटी हिंदू है पूरा? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, वहाँ एक सबसे पहले तो ऐसे क्या कहते हैं, टॉपिक्स को बढ़ावा दे रहा था जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएँ। एक तो ऐसी स्टडी थी जो कह रहा था कि जो बंगाल फैमिन हुआ था भारत में ब्रिटिश राज के समय में, जिसके कसूरवार ये थे कौन? विंस्टन चर्चिल थे, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो चाह रहे थे कि हम सारे जो ग्रेन्स है इसे होल्ड करें। तो वो किसी देश को जो उनके अंडर आते थे, उनको कभी उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं उनकी जो फसल है उसे रखने नहीं देते थे, उसे वो ज़बरदस्ती लेके आते थे और उसे स्टोर करते थे ब्रिटिश पॉपुलेशन के लिए, बिकॉज़ इट वाज़ अ फैमिन टाइम। बट उस और उसकी वज़ह से बहुत लोग मरे। बंगाल में तो सैकड़ों लोग मरे, जिसकी आज भी कोई पुख्ता गिनती उन्होंने रखा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, कोई पुख्ता गिनती भी नहीं है उसका। पर वो लोग वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में ऐसी स्टडीज़ को प्रोपेगेट करते हैं जो कहता है कि बंगाल फैमिन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा जो थी, जब वहाँ जो काम कर रही थी टू एन्श्योर रिलीफ, उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करी, जो व्हिच इज़ एंट्रेंच्ड इन हिंदू धर्म। तो ऐसी बातें वहाँ पे, ऐसी स्टडीज़ को फंड करते हैं, वहाँ के जो पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप वहाँ के पिट रिवर्स म्यूज़ियम या कोई भी म्यूज़ियम जाएँगे, तो वहाँ उन्होंने गणेश जी की मूर्ति, हमारे जो अन्य भगवान हैं, भगवानों की मूर्ति को एज़ अ स्कल्पचर, एज़ अ स्टैच्यू, एज़ अ साइन ऑफ कॉलोनियल सुपीरियॉरिटी रखा हुआ है। अगर आप उनकी जो टैग्स हैं, नेम टैग्स हैं, उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक तरह से बहुत दुःख होगा। उसमें लिखा गया है क्या कहते हैं 13th-12th सेंचुरी गणेशा अक्वायर्ड लूटेड फ्रॉम इंडिया, और उसे वो मतलब खुले में कहते हैं। देयर इज नो रिस्पेक्ट, देयर इज ओनली दिस सेंस कि हमने आप पे फतेह किया और ये रहा उसका ट्रॉफी। तो ऐसे रखा जाता है। और उनकी जो क्या कहते हैं एकेडमिक्स है, उसमें भी यही चीज कही जाती है कि द हिंदू इज क्या कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड क्या कहते हैं पीपल ऑन 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 द फेस ऑफ अर्थ। वही एक सेंटिमेंट को प्रोपोगेट किया जाता है। तो इट्स अ वेरी एंटी हिंदू एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट in everyday life of a student also you can feel it. Every Diwali one or the other college hosts a Diwali dinner. तो तब शायद सेंट जॉन्स कॉलेज ने होस्ट किया था, इसके बारे में न्यूज़ भी है, इसकी एक न्यूज़ क्लिपिंग भी है। सेंट जॉन्स कॉलेज ने शायद 2020 में होस्ट किया था दिवाली डिनर। मैं वहाँ पे बहुत नई थी। तो उन्होंने हमारे
जो डिजर्ट है, इट वाज अ 3-4 कोर्स दैट, वो जो फॉर्मल डिनर होती है जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं वैसा ही था। उन्होंने हमारे डिजर्ट में बीफ जेलेटिन डाला था आदित्य जी। कैन यू बिलीव? एक हिंदू फेस्टिवल के सम्मान में उन्होंने एक भोजन रखा जिसमें उन्होंने बीफ जेलेटिन डाला, और उस क्या कहते हैं, डिश के डिस्क्रिप्शन में वो था भी नहीं। और जब उनको पता है कि हिंदू धर्म में बीफ नहीं खाया जाता है, अब हिंदू एक फेस्टिवल के शान में आप एक दावत रख रहे हो और उसमें अगर आप ऐसी चीज करोगे, और जब हमने इसके बारे में, इसके खिलाफ जब बाद में बच्चों को पता चला और उन्होंने बाद में इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो बस एक बहुत ही फनी सी अपॉलजी आई, अरे हमें पता नहीं था, सॉरी। यही अगर किसी अन्य धर्म के साथ होता, तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा बवाल होता। अगर कोशर या हलाल सर्व नहीं करते, पोर्क सर्व करने तो बहुत दूर की बात है, पर अगर कोशर और हलाल नहीं सर्व करते तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा बवाल होता। इनफैक्ट जिसने भी, जिसकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे तुरंत वो लोग फायर कर देते। पर क्योंकि हिंदू है तो मतलब ऐसे करना भी जायज है, और जब पकड़े जाते हैं तो इसे ऐसे ही मतलब छोटी चीज बोल के इसे एक तरह से, दिस इज अ रियल इंसिडेंट एंड इट्स इन द न्यूज एंड आई हैव आल्सो रिटन अबाउट इट इन माय बुक एंड इट हैपेंड व्हेन आई वाज देयर। मैं बहुत नई स्टूडेंट थी वहाँ पे, 1-1.5 महीने हो गए थे, क्योंकि हमारी जो टर्म है वो अक्टूबर में शुरू होता है, 18 अक्टूबर को, तो दिवाली नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में था तब। तो ऐसी चीजें हुई हैं और होती रहती है वहां पे। So it is a very anti-Hindu, you know, everything is a war of religion. End of the day, जो colonialism, colonial imperialism, it is religious jignoism, imposing one religion on the other. They used these missionaries only to divide India politically. जो missionaries आए, Bishop Caldwell, हम्म, उन्होंने ही पूरी जो linguistic chauvinism है तमिलनाडु में, starting with तमिल के अलावा हम कोई और भाषा नहीं बात करेंगे, और तमिल सबसे सुपीरियर है, जो आज कर्नाटका में है, जहाँ की मैं निवासी हूँ। तो आज यहाँ तक पहुंच चुका है, पर इसके जो बीज है उसे बिशप कॉल्डवेल ने बोया था कि भारत में ऐसी मतलब एक हम लैंग्वेज पे डिवाइड करेंगे। और ये एक ब्रिटिश पास्टर था जिसे मतलब जिस मिशनरी को इन्होंने भेजा था। तो एंड ऑफ द डे इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इट्स ऑल वन बिग। मुझे लगता है कि सारी यूनिवर्सिटीज डीप MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लेकर आओ, इंडोक्ट्रिनेट करो और वहां पे ट्रबल्स क्रिएट करो, आइडियोलॉजिकल लेवल पे डिविजन्स क्रिएट करो। जैसे इन्होंने वर्ड बनाया माइथोलॉजी, ये वहीं से आया शब्द, जिसके जी। विपरीत हमने पहली बार शब्द बनाया सतोलॉजी, जो इसका ट्रू एंटोनिम है, ग्रामेटिकली ट्रू एंटोनिम है। जी। एक मुझे बताइए, एक बात मुझे पूछनी है, जैसे कि जितने भी हम लोग जो फ्रीडम मूवमेंट्स देखते हैं अफ्रीका में या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, अभी थोड़ा जनरलाइज मैं कर रहा हूँ, जैसे हार्वर्ड ने, आई कॉन्ग्रेचुलेट, पहले मैं ट्रम्प को इतना आजकल मैं पसंद नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं करता था, बट हमारे पास कुछ चारा नहीं था उसको और कमला हैरिस के बीच में। कमला हैरिस मतलब डेफिनेटली हम ये देख रहे थे कि दोनों में से कौन खराब है, ज्यादा खराब है, हम ये नहीं देखे दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। ये जितनी भी कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पे आपको एक एलिजेंस दिखता है यूके का, यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू आता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स टू क्रिएट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन देयर प्रीवियस कॉलोनीज, जहां जब भी ब्रिटिश ने राज किया, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज का फोकस होता है। तो टेल मी वन थिंग, कि जब हम इन पे आप जब वहां पढ़ते थे और अभी आप देखते हैं, डू यू थिंक इट विल बी गुड फॉर भारतीय स्टूडेंट्स टू स्टे इन इंडिया, और क्यों? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले हमें भारतीय लोगों को अपने एजुकेशन पे ज्यादा जीडीपी स्पेंडिंग करने की बहुत जरूरत है। ये जो बाहर के देश हैं, इनकी इंस्टीट्यूशंस, हम इनको जितना भी गाली दे, दे आर एक्सट्रीमली वेल फंडेड थ्रू प्राइवेट रिसोर्सेज एंड थ्रू पब्लिक फंडिंग, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू विद इन आवर ओन कंट्री एज वेल। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंड ऑन रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटी इज वेरी लो। So we need to step up our game as well. We need to create institutions which are equivalent to Takshashila, Nalanda in terms of, I mean, make it century relevant. वो जरूरत है, पर ऐसे बने तो ऐसा बनना भी जरूरी है, और भारतीय बच्चों को, छात्राओं को यहाँ पर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्स
of these big institutions is to create world leaders. Oxford is known for creating the largest number of world leaders, prime ministers, and heads of state. Harvard is also similarly known for contributing to the highest number of Supreme Court judges in America. Similarly, नहीं, China वो लोग started वो लोग for वो लोग हायर ही ऐसे स्टूडेंट करते हैं इनके माता पिता कहीं पे हो. also they look for a lot of potential, like they फैमिली look for दे लुक students. फैमिली बैकग्राउंड अ लॉट. फैमिली बैकग्राउंड एक देखते हैं और दूसरा देखते हैं कि अगर ये इस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो ये कर मतलब इनकी लीडरशिप कोई स्ट्रीक है या नहीं. जैसे मेरी एप्लीकेशन में मेरी तो फैमिली इज अ वेरी सिंपल फैमिली, यू नो, नॉट एनी वन ऑफ द बिग प्रोमिनेंट फैमिलीज एनीवेयर, बट दे सॉ द स्ट्रीक की ये तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन की भी हेड थी. So they see a streak of leadership, people who can take charge of things and who have potential in the future to take some role. तो वो उसे देखते हैं. That I've closely observed in the admissions process of these institutions. So that is something that these people do, and China realized this. China realized that we can't have a system wherein all our leaders are Oxford graduates. Singapore, for instance, all of their prime ministers are either Oxford or Cambridge graduates. Africa, Kenya, Nigeria, so many of their presidents and vice presidents are all Oxford graduates. India, we have two Oxonians. One, Manmohan Singh, he did his, I think, PhD DPhil from University of Oxford, and Indira Gandhi, who went to Oxford, but she failed in her second or third year. But she matriculated into the university, so she will be considered a lifelong student. तो Oxford की एक खासियत है कि if you matriculation is the ceremony that you undergo the day you get admitted to the University of Oxford. When you get admission, that is what matters at Oxford. Getting the degree itself doesn't matter. Graduating doesn't matter as much as matriculating matters. So she's matriculated in, she didn't graduate, whereas I graduated. So did Manmohan Singh, he also graduated. You look at Singapore, you look at Africa, you look at even America. Bill Clinton also went to Oxford for 1 or 2 years before he was asked to leave for some improper behavior with a female, with another female student there. So there's this whole history. Look at Pakistan, for instance. Imran Khan, Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto, unka jo beta hai, all of them are Oxford graduates. So there is a, you know, it's like this prepping ground wherein people go and they get indoctrinated, they come back, and then they lead the country into oblivion of you know, this post-colonial glory that they believe. And there's always this allegiance to the United Kingdom, to Western society, to the Western way of living, to the Western way of thinking, because they're all enamored by the whole Western way of dressing, eating like a white man. Just because they go to a few formal dinners at Oxford, they believe जिसके they हाथ are गंदे होंगे कांटे छुरी से ही खाएगा ना. हाँ, और मतलब हम तो साइंस के बच्चे थे, हम तो हाथ से खाए, बट जो बाकी थे उन्होंने तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज पढ़ी है वहां पे, तो इंडोक्ट्रिनेशन आई कैन इमेजिन कि कितना डीप रहा होगा. Malala was studying at Oxford at the same time that I did. We both graduated on the same day, 26 November 2022. That was the day. So yeah. अच्छा, So now we are seeing suddenly, ये जो अरेबिक के जो पॉलिसी मेकर्स हैं बड़े चालाक होते हैं. जैसे भारतीय स्टूडेंट तो अपने बड़े सीधे साधे पहुंच जाते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. ये लोग इसलिए नहीं जाते. ये लोग जाते हैं कि उनका ही एजुकेशन, क्योंकि इनकी जगह पे तो कहीं पे एजुकेशन है नहीं. ये लोग वहां जाते हैं फॉर पॉलिटिकल, उनको सही पर्पस मालूम है. दे यूज द फैसिलिटीज खुद का नैरेटिव बनाने के लिए और सोशल मीडिया पे छाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऑक्सफोर्ड में प्रोटेस्ट करेंगे तो पूरी दुनिया में पता लग जाएगा कि ऑक्सफोर्ड में कर रहे हैं, है ना. इस तरह तो हाउ डू यू थिंक कि इससे वेस्ट को ही, उन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को यूज करके वेस्ट को ही एक मात दी है. डू यू थिंक दैट वे? Aditya ji, I think it's a interesting thing. If you अगर आप अपने जो नेबर है, अगर आप अपने पड़ोसी के आंगन में या बगीचे में सांप छोड़ोगे तो आपके आंगन और बगीचे में भी तो पहुंचेंगे वो. 100%. तो बेसिकली उन्होंने दे क्रिएटेड अ मॉन्स्टर. उन्होंने एक हैवान बनाया
और उनको लगा कि ये हैवान हमारे कहने पे ही काम करेगा। जैसे तालिबान को इन्होंने बनाया, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने बनाया। ओसामा बिन लादेन भले ही उसके पास डिग्री नहीं है ऑक्सफोर्ड से, पर वो 2 साल रहा है ऑक्सफोर्ड में, इंग्लिश पढ़ने या कुछ तो करने आया था और 2 साल वहां उसने समय बिताया है, व्हिच इज आई थिंक इनफ टू गेट दैट इंडोक्ट्रिनेशन एंड एवरीथिंग। तो आप अगर अपना गंदा काम करने के लिए किसी हैवान को जन्म दोगे, तो उस वो हैवान भी तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ढूंढना चालू करेगा। वो हमेशा आपके कहने से तो नहीं चलेगा। ही विल गेट एम्पावर्ड बाय मीन्स ऑफ दैट। फिर एक बार ही इज एम्पावर्ड एंड हैज दैट इंडिपेंडेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देन वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज लार्जली, ताकि ये लोग कॉलोनियलिज्म को बरकरार रखे। यहाँ करेक्ट। इन्होंने अपने जो सारे जनरल्स थे, सारे अपने जो बिशप्स थे, इनको विद्या दी, इनको छोड़ दिया दुनिया भर में कि आप जो क्या कहते हैं धर्म है, धर्म को प्रोपोगेट करो, पॉलिटिकल थॉट को प्रोपोगेट करो, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को प्रोपोगेट करो। अभी इसी सिस्टम को एक तरह से पैरालाइज कर दिया है बाहर के लोगों ने, और इन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को ही यूज करके वेस्टर्न सोसाइटी के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। और ये एक था, मतलब एक समय तक, जैसे ऑक्सफोर्ड में अगर आप रोड स्कॉलरशिप देखोगे तो सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है जो कश्मीर से आते हैं और आजाद कश्मीर के नारे लगाते हैं। और ये लोग ब्रिटेन आके कहते हैं कि हम पे हमें इंडियन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर रही है। मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसने ये कहानी बताई है। उसे भारत में कोई नहीं जानता, पर इसने वहां जाके ऑक्सफोर्ड में जाके बोल दिया कि मुझे जान का खतरा है, और उसने अजाइलम का जो एप्लीकेशन है वो बनाया और उसने वहां की सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक पे ले ली। तो अक्सर तर जो लोग बाहर के देशों से ब्रिटेन जाते हैं, वो अपने देश के खिलाफ बात करके, देश के सॉवरेनिटी को क्वेश्चन करके ही ये एडमिशन पाते हैं। Then they know that their worth is nuisance value, that their value to the system is that of nuisance, so they continue doing that. And at some point it destroys the very western civilization that they seek to be a part of. जैसे ऑक्सफोर्ड की तो यही इच्छा रहेगी जब वो सेपरेटिस्ट आजाद कश्मीरियों को लेंगे कि ये लोग यहाँ आएंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, हमारी जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और यहाँ पे भी आजाद कश्मीर की नारे लगाएंगे। ऑफ कोर्स ये वही करते हैं जिनको भी ये आजाद कश्मीर, फ्री पैलेस्टाइन, ये वो सबको जिनको भी ये स्कॉलरशिप देके लाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड की जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज करके अपनी जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है उसे ही आगे करते हैं, जो कि एक मोटिव है ऑक्सफोर्ड का। पर ये लोग जो है ये वापस नहीं जाते हैं। ये लोग वापस कश्मीर जाके आजाद कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये लोग ब्रिटेन की क्या कहते हैं सिटीजनशिप ले लेते हैं और एक ना एक दिन ब्रिटेन के खिलाफ ही जाते हैं। आज की डेट में जा रहे हैं। तो अमेरिका, हार्वर्ड, कोलंबिया, दीज आर ऑल्सो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे लोगों को लेते हैं जर्नलिज्म कोर्सेज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो फ्री पैलेस्टाइन में बिलीफ रखते हैं, जो सेपरेटिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, खालिस्तानी हो, कश्मीरी हो, पैलेस्टीनियन हो, तो ऐसे लोगों को लेते हैं और वो वहाँ जो है उनको पता है कि हमारी वैल्यू न्यूसेंस वैल्यू है, हमने अपने देश में न्यूसेंस बनाया इसीलिए हमें ये स्कॉलरशिप मिली। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी न्यूसेंस ही खड़ा करते हैं। पर ये लोग वापस नहीं जाते हैं। अमेरिका की सिटीजनशिप लेके कहीं ना कहीं अमेरिका खुद की एक तरह से सिस्टम को और फाउंडेशन को हिलाने में लग जाते हैं। बिकॉज पीपल हु ओनली हैव न्यूसेंस वैल्यू एंड नो अदर एडिशनल वैल्यू, उन्हें जिंदा भी तो रहना है आदित्य जी। जो आंदोलन जीवी है वो जीवित इसीलिए है क्योंकि वे आंदोलन करते हैं। उसके अलावा उनकी कोई कंट्रीब्यूटरी स्किल नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई मतलब खूबी नहीं है जिससे कि वो मतलब अपनी वैल्यू बनाए रखे सिस्टम को। सिस्टम उन्हें निकाल देगी वरना। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। नहीं आता उन्हें, क्या काम करना आता है। जो कोई आजाद कश्मीर की ऐसे लिख के ऑक्सफोर्ड पहुंच जाता है और वहां पे भी पूरा दिन जो है पढ़ाई करने के अलावा यही जो है मतलब क्या कहते हैं पैलेस्टाइन का खेमा हो, ये हो वो हो, यही जो करता है, उसने क्या पढ़ाई करी है? कोई पढ़ाई नहीं करी है। उसके पास क्या स्किल है? कौन सी कंपनी उसे हायर करना चाहेगा? क्योंकि वो कंपनी के अंदर भी तो आंदोलन ही करेगा। आज की डेट में जो प्राइवेट सेक्टर है ब्रिटेन में, अमेरिका में, ये भी तो कितना सफर कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर आंदोलन जीवी ज्यादा हैं जो कि आए दिन अपने सुपीरियर्स को सू करते हैं ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू वर्क, कि इन्होंने मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया। ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन डज एग्जिस्ट, पर इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को वेपनाइज कर दिया जिसकी वजह से जो
सच में डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम्स हैं, वो अपने लिए जस्टिस नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि जो ये फेक एक्टिविस्ट है ये अपनी विक्टिमहुड के लिए इन लॉस का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो एंड ऑफ द डे जब सच में किसी के साथ शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इसका फायदा नहीं उठा पाता है। और ये एक मतलब दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। इसीलिए तो आज की डेट में जीडीपी कहाँ बढ़ रही है? जब वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब भी जो जीडीपी है 7%, 7.5% पे बढ़ रहा था। आज की डेट में 2.5%, 1.5%, 3% मैक्स टू मैक्स पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि मेरी जो जनरेशन और मेरे थोड़ी ऊपर वाली जो जनरेशन है, उसे काम करना नहीं आता, उसे बस आंदोलन करना आता है, उसे बस सोशल मीडिया पे टिप्पणी लिखना आता है। देयर इज अ फ्लफ, क्या कहते हैं, देयर इज ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, बट इट्स ओनली थ्रू इन्फ्लुएंसिंग, थ्रू दिस, थ्रू दैट। कोई क्या करते हैं, नेशन बिल्डिंग काम करने में कोई नहीं लगा है, सब डिस्ट्रक्टिव और सब ऐसे ही मतलब चीजों में लगा हुआ है। तो इसीलिए अभी तो कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं कर रहा है, वरना अब तक तो रशिया शुरू कर देता, यूक्रेन शुरू कर देता, यूरोप नेटो शुरू कर देता। किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है, और उनको पता है कि हमारी युवा जो है कमाओ युवा नहीं है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर शुरू कर देंगे तो भुखमरी से लोग मर जाएंगे, वॉर से कम मरेंगे, भुखमरी से ज्यादा मरेंगे। उस जमाने में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब लोग बहुत हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, तो भुखमरी से तो नहीं मरे वो। नहीं, आपने बहुत ही डीप इनसाइट दिया है और दर्शकों को भी बोलूँगा कि इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो यहाँ रहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चों का एजुकेशन देखता हूँ, हमेशा आई एम वरीड अबाउट देयर सेफ्टी नाउअडेज़। मुझे लगता है कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, इवन दो कि वो लोग यहीं के सिटिज़न्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मुझे ऐसा, और मैं तो उसका हमारे साइकोलॉजी के कोर्सेज़ तो सब जगह यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चों को, तो कभी-कभी मुझे दया आती है, क्योंकि उनको फ़ोकस करना चाहिए अपने मन को संयम करने के लिए, बुद्धि को थोड़ा और प्रबल बनाने के लिए और हेल्थ पे फ़ोकस करने के लिए। उसकी बजाय वो लोग फ़ोकस करते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर। थर्ड वर्ल्ड, अभी अमेरिका खुद ही थर्ड वर्ल्ड बन चुका है। अभी दिख रहा है हम लोगों को, सड़क पे दिख रहा है, कैलिफ़ोर्निया की सड़क टूट जाती है। कुछ एरियाज़ अच्छे हैं, कुछ एरियाज़ बहुत खराब है। चलिए वो तो जनरल है, हर जगह भी ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जो नए स्टूडेंट जो बाहर के जो आते हैं अमेरिका में, वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी दूसरी जगह इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंटरफेयर करने के लिए बनाई गई थी। और इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ से जब निकलते हैं, वो सिर्फ़ जॉब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को देखता हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी इन लोगों से वैलिडेशन लेने के लिए घूम रहे हैं। कहीं से फंडिंग आ जाए फॉरेन की, कहीं से इनसे मतलब कुछ भी वो खुद का भी बनाएँगे तो बोलेंगे इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड, लिख देंगे जस्ट सो दैट गेट्स प्रमोटेड। और टाई अप विद ऑक्सफोर्ड, टाई अप विद हार्वर्ड, टाई अप विद येल, ऐसे करके इंडिया में भी बेचते हैं। तो आई थिंक दैट इकोसिस्टम इज़ आल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि वो एक दिखाता है कि हमारा जो आइडियाज़ हैं ओरिजिनल नहीं है, फॉरेन के हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सपोज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ भारत की, वो सोचे धर्म की दृष्टि से, चाहे भाषा कोई भी पढ़ाएँ, कन्नड़ में पढ़ाएँ या तेलुगु में पढ़ाएँ, मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय भाषा में ज़्यादा पढ़ाएँ। जहाँ की भाषा उसको बढ़ाना चाहिए। तो हाउ डू यू थिंक दैट विल मेक अ चेंज? आई थिंक इट विल मेक अ चेंज, क्योंकि यूरोप की जो इंट्रिंसिकली उन्होंने प्रिजर्व इसलिए किया क्योंकि यूरोप में कोई अंग्रेजी में बात ही नहीं करता है। पूरे यूरोप में अगर आप पोलैंड जाओगे पोलिश में ही बात करेंगे, सारे करेक्ट। फॉर्म्स पोलिश में भरेंगे, जर्मनी में जर्मन में। तो उनकी यूथ को ऐसी अंग्रेजी नहीं आती है जो हमारी यूथ को आती है। यहाँ तो नारियल पानी वाला बेचने वाला भी अंग्रेजी जानता है, वहां पे कोई अंग्रेजी नहीं जानता। रशिया ने अपनी जो नेशनलिज्म है उसको ऐसे ही प्रिजर्व किया है क्योंकि वहां पे रशियन को ज्यादा ये देते हैं, क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं। हम जब तक अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है, वो तो बाहर के आइडिया से उसी से ज्यादा सम्मोहित होंगे। और जब बाहर के लोगों ने अपनी भाषा में हमारे जो ग्रंथ है, हमारा जो इतिहास है, उसे जो मैथोलॉजी बताया है, उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। तो आई फील मीडियम ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने भाषा से दूर करी इन्होंने, इसीलिए हम अपने आइडियल से, अपने देश से, नेशनलिज्म से दूर हुए हैं। क्योंकि जब भाषा नहीं बची, भाषा एक बहुत
इम्पोर्टेंट माध्यम होता है, क्योंकि उसी में जो सारे जो क्या कहते हैं लिटरेचर अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है, और आप अपने इतिहास को उसके ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ पाते हो और समझ पाते हो। आज की डेट में कितने लोग संस्कृत में पढ़ के समझ पाते हैं? नहीं, सारे अंग्रेजी ट्रांसलेशंस को पढ़ते हैं और उसके आधार पे हमारे जो क्या कहते हैं इतिहास है उसे गलत बताते हैं कि ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेटरी है। अरे भाई, जब ट्रांसलेशन ही इस नजरिए से कराया गया है कि हम इनके लोगों को इनके मतलब इतिहासों के खिलाफ भड़काया जाए, तो ऑब्वियसली आपको ये पसंद नहीं आएंगे जब तक आप मूल तरह से इसको नहीं समझोगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली तो और इन्हीं के इंग्लिश ट्रांसलेशंस को आप वापस अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी करते हैं, तो और इवन वर्स, है ना? इवन वर्स। इवन वर्स। तो संस्कृत से डायरेक्टली पढ़ें इन योर भाषा, चाहे आप कन्नड़ बोले, तमिल बोले, या कोई भी भाषा बोले, हिंदी बोले, गुजराती बोले, मराठी बोले, जस्ट रीड फ्रॉम संस्कृत टू दैट, तो उससे आपको संस्कृत समझ में आ जाएगी, क्योंकि संस्कृत तो आपकी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी। सारी भाषाएं भारत की देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्या आप अपने बच्चों को बाहर भेजें? इस पूरे शो को देखकर आप डिसाइड करिए, ठीक है? और फिर आप बताइए मुझे कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। और चाहे आप छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में भी भारत से हो, गर्व से बोलिए आप उस यूनिवर्सिटी से हैं। किसी से शर्माने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब आजकल ऐसा जमाना होने वाला है थोड़े सालों में कि जैसे आप हार्वर्ड बोलेंगे, आपको रोमिला थापड़ का एजेंट मान लिया जाएगा। यू वोंट लाइक दैट टाइटल ऑन योर रेज्यूमे, क्योंकि उसके डिग्री का सर्टिफिकेट्स आप चेक कर लीजिए, रोमिला थापड़, करण थापड़, इन सब का, तो यू विल नो व्हाट इज देयर। और इरफान हबीब का भी, इरफान हबीब वेरी स्पेशल कैरेक्टर, उसको जाना जरूरी है, क्योंकि अविद्या जानेंगे तो विद्या समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फैन फॉलोइंग ऑल्सो, जो आपका बड़ा डेडिकेटेड फॉलोइंग है आपका। नहीं, फॉर थैंक यू ऑल सो द मच आदित्य जी। फॉर ऑल द व्यूअर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए एंड डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट दिस वीडियो, ताकि हम लोग घर घर पे हमारा गुरुकुल चले। मॉर्निंग में आप रेगुलर एजुकेशन लीजिए, शाम को आके डीकोलोनाइज हो जाइए हमारे गुरुकुल में, तो बैलेंस रहेगा दोनों साइड्स। थैंक यू रश्मि, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।